चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज एक नया टॉपिक। सरनम इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त और इस कार्यक्रम का होस्ट, नाम है सौरभ नामदेव। एफएसओ की एग्जामिनेशंस में यूनिट 1 को हम कवर कर रहे थे और यूनिट 1 में ही जो बुनियादी खाद्य विज्ञान का परिचय है, जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है फूड से रिलेटेड, इसको हम सॉल्व कर रहे थे स्टूडेंट। और इसी के अंतर्गत ये यूनिट 1 का सिलेबस है। ऑलरेडी आपको पता है कि टोटल यूनिट कितनी है। यूनिट 10 है टोटल। 100 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चनों का लेवल जो होगा वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर होगा। इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जो टॉपिक आपको दिए गए हैं उनकी डेप्थ में जाकर क्वेश्चनों को आपको लगाना होगा। और उस तरीके से आपको कुछ कुछ चीज़ें जो हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से डेली पढ़नी होंगी स्टूडेंट। क्योंकि कहने के लिए चैप्टर जो हैं ये बहुत सिंपल दिख रहे हैं, लेकिन जब इनके अंदर हम जाते हैं, डीप एलेबोरेशन देखते हैं, डीप एनालिसिस करते हैं, तब हम उनको रियल वैल्यू इनकी समझ में आती है। तो मैं ये कह रहा था कि टॉपिक से आप बहुत अच्छी तरह से अवेयर हो चुके हैं। अभी तक हमने ये जो टॉपिक है येलो कलर में ये कंप्लीट कर लिया पूरी तरह से। आप इसके डायमेंशन देखेंगे तो भी कवर हो जाएंगे। एक बात और बता दूं स्टूडेंट, 2019 में राजस्थान में एफएसओ का एग्जाम हुआ था। आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी तक हमने सिर्फ अभी 3 लेक्चर लिए हैं और 10 क्वेश्चन जो हैं इन्हीं 3 लेक्चर्स में हमने कवर कर दिए। तो मैं क्या कर रहा हूं कि एमपी और दूसरे स्टेट के एफएसओ से आए हुए क्वेश्चंस के पैटर्न को भी देख रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि हमारे इन लेक्चरों में वो पूरी तरह से क्या हो जाए, कंसाइज हो जाए। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। लेवल थोड़ी हैवी रखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न में ही लेवल हैवी है, क्वेश्चन भी हैवी आते हैं, है ना। तो जो वीक स्टूडेंट हैं या जिनको लगता है कि ये चीज़ नहीं हो सकती, तो भाई आपको उस लेवल पर लेकर आना ही होगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। और जो ऑलरेडी प्रिपेयर हैं कि हाँ सर ये लेवल ठीक है और सुपीरियर भी कराइए, तो हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भोजन और उसके संरक्षण का इतिहास। कि फूड प्रिजर्वेशन की जो हिस्ट्री है उसको हमको देखना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। टॉपिक एकदम साफ, नीट एंड क्लीन आपको दिख रहा होगा कि हमको भोजन और उसके संरक्षण का इतिहास पढ़ना है। दरअसल इसके पहले वाले लेक्चर में हमने फूड की प्रॉपर्टी पढ़ ली है स्टूडेंट, और फूड के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। अब हमको भोजन को किस तरह से संरक्षित किया जाता था उस समय से, जब जंगलों में हम घूम रहे थे, फिर रहे थे, और निश्चित रूप में उसी घुमंतु भूमिका के दौरान हम भोजन को लिटिल बिट संरक्षित भी कर रहे थे। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होता गया, हमने क्या किया, फूड को लंबे समय तक सुरक्षित करके अपनी भूख मिटाने के लिए बहुत सारी टेक्निकें जो हैं वो ईजाद की हैं। तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं। भोजन और उसके संरक्षण का इतिहास क्या है, इसको हम कुछ पैरामीटर के हिसाब से जरा बांट लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम उस समय की बात करते हैं जब हमारा अस्तित्व जंगलों में है, घुमंतु जातियों के रूप में हम इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर भटक रहे हैं। तो उस समय पे क्या होता था कि जब हम जंगली जानवरों के बीच में रहकर या जंगली जानवरों के साथ में रहकर उनके बीच में ही जब हम फूड वगैरह तलाशते थे, तो उस समय जब हम घुमंतु प्राणी थे तो हमारा बेसिक जो फूड था वो क्या था, जंगलों पर जो पौधे उगते हैं उन पे जो फल लगते हैं, जंगलों पे जो कंद मूल फल थे, यही दरअसल में हमारी जीवनचर्या या दिनचर्या का क्या होते थे स्टूडेंट, आधार हुआ करते थे, है ना। लेकिन धीरे धीरे कुछ इंसान जो हैं वो शिकारी बनते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले जिस इंसान ने औजारों का इस्तेमाल किया, जिस इंसान ने सबसे पहले टूल बनाए, उसको हम कहते हैं होमो हैबिलस। तो होमो हैबिलस ने ही क्या किया कि औजारों में नोक बनाई और फिर उनके जरिए उन्होंने शिकार करना शुरू किए। और जब शिकार करना शुरू किए तो निश्चित रूप में पहले छोटे छोटे खरगोश, हिरन, है ना, ऐसे जीवों को वो मारा करते थे और इस तरह से वो अपनी क्षुधापूर्ति किया करते थे, इस तरह से अपनी भूख को वो शांत किया करते थे। तो जब मानव शिकारी था तो उसका जो मुख्यतः भोजन था वो शिकार था। लेकिन धीरे धीरे इंसान ने जंगलों में रहकर फलों का सेवन करना, फिर कुछ जड़ें होती हैं उनको, और इस तरह से शिकार, मतलब शुरुआती समय में इंसान ने जो अपनी जीविका निभाई है वो जंगलों के उत्पादों को खाकर और शिकार करके निभाई है। ये है दरअसल में स्टूडेंट सबसे शुरुआती विकास। लेकिन यहाँ सिर्फ खाना था, संरक्षण नहीं था।
आज की भूख अगर हमारी मिट गई तो बस इतने से हमारा काम हो गया, कल की कल से देखी जाएगी। मतलब सिर्फ पेट की भूख शांत कर ली उस पर्टिकुलर टाइम पर, लेकिन दरअसल में क्या नहीं किया हमने, उसको संरक्षित नहीं किया। लेकिन जैसे 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 मानव सभ्यताएं बनती गईं, हम बेहतर होते गए, एक मानव से दूसरे मानव में हम बदलते चले गए। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ बता दूं स्टूडेंट, आपको ये थोड़ी सी चीज़ याद रखनी है कि आप लोगों ने अक्सर करके सुना होगा कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई। तो मैं आपको सीधे सीधे थोड़ी सी मेन चीज़ बता देता हूँ कि हमारी उत्पत्ति जो है वो दरअसल में हुई है ऑस्ट्रेलोपिथिकस से। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस इन्हीं को हम कहते हैं दरअसल में स्टूडेंट आदि मानव। अब आप बोलेंगे सर इसके पहले भी कुछ है, मैं उसके पहले नहीं जा रहा हूँ, वो कपी है, रामापिथिकस, ये सब। मैं सीधे सीधे ऑस्ट्रेलोपिथिकस, और इसी के अंतर्गत आती है हमारी पहली साइंटिफिक मदर जिसको हम कहते हैं लूसी। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस ही दरअसल में कहलाते हैं आदि मानव, और ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बच्चे ही दरअसल में उनसे बेहतर आए, और इसी कैटेगरी में सबसे पहले आए होमो हैबिलस। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, ये होमो हैबिलस वे मानव थे जिन्होंने सबसे पहले हथियारों का उपयोग करना शुरू किया। मतलब इनको हम कहते हैं टूल मेकर ह्यूमन, मतलब हथियार निर्माता मानव। तो सबसे पहले हथियार जिस मानव ने बनाए, टूल जिस ह्यूमन ने बनाए, वो उसका नाम है होमो हैबिलस। तो हथियार निर्माता मानव हम इन्हें कहते हैं। अब इसके जस्ट बाद होमो हैबिलस के बाद जो अगला मानव आया उसका नाम है आपने अक्सर करके नाम सुना होगा, जो दो पैरों पर पहली बार चला, जिसने आग की खोज की। तो दो पैरों पर जो पहली बार चला और जिसने आग की खोज की, जल्दी से बताइए क्या नाम है उसका। तो जिसने आग की खोज की, उस मानव का नाम आपको याद रखना है जावा मानव। कौन सा मानव है स्टूडेंट? जावा मानव। इसी के चाइना के पेकिंग सिटी में अवशेष मिले, जिसे हम पेकिंग मानव भी कहते हैं। ये चीज ठीक है। अच्छा, फिर इसके जस्ट बाद हम देखते हैं कि जावा मानव के बाद एक मानव आता है जिसका नाम है होमो नियंडरथल। होमो नियंडरथल वो मानव है जिसने मानव सभ्यता की नींव रखी। मानव सभ्यता का मतलब है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा ग्रुपिंग सिस्टम के रूप में सभ्यता की नींव रखी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कॉलोनियों में जैसे सबसे पहले इंसान जो है वो गुफाओं में रहना शुरू करता है, वो यही है ना। और शवों, महत्वपूर्ण लोगों के मर जाने पर उनके शवों को दफनाने की परंपरा की भी शुरुआत जो हुई वो इन्हीं से हुई। तो शवों को दफनाना कहाँ से सीखा स्टूडेंट? तो याद रखिएगा, ये सीखा होमो निएंडरथल से, दफनाना। इसके बाद एक मानव आया जो मानव विकास की परंपरा में सबसे बुद्धिमान है, उसे हम कहते हैं क्रोमैग्नन मानव। याद रखिएगा स्टूडेंट, क्रोमैग्नन मानव जो है ये सबसे बुद्धिमान मानव है। क्यों है बुद्धिमान मानव? इसलिए सबसे बुद्धिमान है क्योंकि इसी ने नवपाषाण काल में कृषि की खोज की स्टूडेंट। मतलब कृषि करनी शुरू की, पशुपालन शुरू किया। तो जब कृषि करेगा व्यक्ति और पशुपालन करेगा तो निश्चित रूप में उसको नदियों के किनारे रहना होगा, स्थायी जीवन चर्या की वो नींव रखेगा। तो इसी मानव के कारण जीवन जो है वो घुमंतु ना होके एकांतु हो पाया। किसकी वजह से? क्रोमैग्नन की वजह से। और क्रोमैग्नन की ही हम लोग जो जातियां हैं वर्तमान मानव, जिसको हम कहते हैं होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस जो हैं यही है स्टूडेंट वर्तमान मानव। तो होमो सेपियंस मतलब है आधुनिक मानव, या इसी को हम कहते हैं वर्तमान मानव। ये चीज, तो ये मानव सभ्यता का इस तरह से इतिहास है। ठीक है, चलिए। तो मैं आपको ये बता रहा था स्टूडेंट कि शुरुआत में तो हमने क्या किया, जो मिल गया उसको खा लिया, जो सामने दिखा उसको मार दिया, मतलब इस तरह से। लेकिन जैसे जैसे लोगों में समझ आया, लोगों ने क्या करनी शुरू की, कृषि। तो कृषि किसने शुरू की? मैंने अभी बताया, कृषि और पशुपालन की शुरुआत किसने की? मानव
विकास की परंपरा में जो सबसे बुद्धिमान मानव है, क्रो-मैग्नन मानव। क्रो-मैग्नन मानव सबसे बुद्धिमान मानव इसलिए है क्योंकि उसके मस्तिष्क का जो वेट है वो सबसे ज़्यादा है, जो क्रेनियल कैविटी है उसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। इस वजह से अगर ब्रेन का वजन ज़्यादा है तो निश्चित रूप में उसको घेरने वाली जो गुहा होगी उसका आयतन भी सबसे ज़्यादा होगा। क्रो-मैग्नन मानव, तो क्रो-मैग्नन मानव ने जब से कृषि करनी शुरू की तो फिर लोगों ने अनाज, फल और सब्जियों को उत्पन्न करना शुरू किया, मतलब खेती करना शुरू की। और जब खेती होगी तो ज़रूरत से ज़्यादा होगा, तो निश्चित रूप में वो चीज़ सड़ ना जाए, क्षतिग्रस्त ना हो जाए, दूसरे लोग उसको यूज़ न करें, तो उसका संग्रहण के बाद 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 उसका संरक्षण भी शुरू होगा। तो किस तरह से मानव सभ्यता में संग्रहण के साथ साथ संरक्षण का पैरामीटर आगे बढ़ा, ये आपको 3 पॉइंट यहाँ दिखा रहे हैं और इनको आपको बहुत अच्छे से समझना है कि जो शुरुआती मानव है, प्राचीन जो मानव हैं, यदि हम वैदिक परंपरा में हड़प्पा और उस तरह की सिविलाइजेशंस में यदि हम जाते हैं, तो प्राचीन मानव क्या करते थे कि जो भी अनाज होता था उसमें जो नमी होती थी, स्टूडेंट, अनाज में नमी होती है और नमी में होता है वाटर कंटेंट और वाटर कंटेंट में होता है ऑक्सीजन, और वही ऑक्सीजन सूक्ष्म जीवों को मौका देते हैं, मतलब मॉइस्चर में उपस्थित ऑक्सीजन मौका देती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कि वो चीज़ों पर, फूड मटेरियल पर अटैक करें और उसको रॉट करें, उसको सड़ा दें। तो हमेशा याद रखिएगा, प्राचीन काल से ही जो अनाज था उसको धूप में सुखाया जाता था। उसका सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था कि जो मॉइस्चर और नमी कंटेंट है उसको काफ़ी हद तक कम करना, पूरी तरह से समाप्त भी नहीं कर देना। मॉइस्चर कंटेंट अगर बीजों में नहीं होगा तो निश्चित रूप में फिर वो जर्मिनेट ही नहीं होंगे। तो सुखाने का जो मेन पर्पस है, नो डाउट, वो क्या है? नमी को कम करना, है ना। दूसरा है नमक लगाना। आपको भी पता है कि जो मछलियां हैं और जो मांस है, अगर उसके ऊपर हम नमक लगा देते हैं तो एक लेयर बन जाती है, जिस वजह से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो हानिकारक या हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो उस फूड मटेरियल को रॉट नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक पुरानी मेथड है, नमक लगाना। चिकन वगैरह को आपने देखा होगा, पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि वो मांस जो होता है उसको लगातार वो हीट के कांटेक्ट में पकाते हैं। तो जब हीट के कांटेक्ट में पकाते हैं तो धुआं वगैरह भी निकलता है, इसी को कहते हैं स्मोकिंग मेथड। तो स्मोकिंग मेथड जो है वो बड़े मांस के टुकड़े को लंबे समय तक प्रिजर्व या संरक्षित करने के लिए इस मेथड का सहारा लिया जाता था। शुरुआत से ही हमारे पूर्वजों को रियल साइंस तो नहीं पता थी, लेकिन वो केल्विन के इंपॉर्टेंस को जानते थे। जैसे आपने सुना होगा ढोकला बनाया जाता है, जैसे आपने सुना होगा दही बनाया जाता है, जैसे आपने सुना होगा जलेबी बनाई जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये किस तरह से बनाई जाती थी? फर्मेंट करके ही बनाई जाती थी, सड़ाकर ही बनाई जाती थी। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डायरेक्ट एक्शन तो नहीं पता था, लेकिन इनडायरेक्ट वो यूटिलाइजेशन ज़रूर करते जा रहे थे। तो इस तरह से ये भोजन संरक्षण की जो विधियां हैं, ये एंशियंट टाइम पे इस तरह से लोग फूड मटेरियल को सड़ने से बचाते थे और उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाते थे। इसी तरह से मिडिवल इंडिया में क्या करने लगे कि जो फलों के जूस वगैरह हैं, जैसे एसिटिक एसिड, उससे उसको पानी में डिजोल्व करके सिरका बनाया जाने लगा और सिरके के अंदर बहुत सारे महत्वपूर्ण खाद्यान्न वस्तुओं को डिप करके रखते थे, जिससे वो लंबे समय तक रखी रह पाती थी। इसी तरह से जो फूड आइटम्स होते हैं, जैसे अचार वगैरह हो गया, उनको तेल के अंदर डाल के लंबे समय तक रहा जा सकता है, क्योंकि फूड मटेरियल के ऊपर यदि ऑयल की लेवलिंग हो गई है तो फिर जो हानिकारक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फूड मटेरियल के अंदर एंट्री नहीं कर पाते। इसी तरह से ठंडा करना, मतलब लोगों ने कोल्ड स्टोरेज हाउस बना रखे थे, अपना घर था, घर के नीचे उन्होंने दरअसल में इस तरह के तहखाने बना रखे थे जहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से 3 से 4 या लगभग लगभग 10 डिग्री तक कम हुआ करता था, और वहाँ फल और सब्जियों को ज़्यादा रखा जाता था। आजकल इसी चीज़ की जगह बड़े बड़े फ्रीजरों ने ले ली है ना, और बड़े बड़े फ्रीजर आ चुके हैं जिनका टेम्परेचर लगभग -15 -20 और से लेके -50 -60 तक पहुंच जाता है। और लोग फल और सब्जियों को, या फल और सब्जियों के जो आइटम्स होते हैं उनको एक एक दो दो साल तक रखे रह सकते हैं। और सबसे लास्ट में आधुनिक समय पे पॉस्चराइजेशन एक मेथड है, रेफ्रिजरेशन मेथड है, कैनिंग एक मेथड है। कैनिंग का मतलब होता है डब्बा बंद, वैक्यूम बॉटलिंग, कि फूड मटेरियल को कांच के अंदर रखा हमने,
है ना, और ऊपर से ढक्कन लगा दिया, एयर निकाल दी पूरी की पूरी। तो इस तरह से ये कुछ ऐसी टेक्निक हैं जिनके जरिए फूड मटेरियल को हम प्रिजर्व कर रहे हैं। अब मैं आपको एक एक करके इनका इंपॉर्टेंस समझाता हूँ, एक एक करके इनके बारे में आपको बताता हूँ। तो शुरुआत सबसे पहले हम बिल्कुल आराम से करते हैं कि हमारा जो फूड है उसके प्रिजर्वेशन की मेथड कितनी है, भोजन के संरक्षण की कितनी विधियां हैं। तो सबसे पहले हमारे भोजन के संरक्षण की दो विधियां हैं। पहली परंपरागत विधि। परंपरागत विधि वह जिस विधि के द्वारा हमारे जो पूर्वज हैं, जिस विधि के द्वारा हमारे पूर्वज या पुरानी जो जनरेशन है वो खाद्य पदार्थों का किस तरह से संरक्षण करती थी। तो हमारे पूर्वज खाद्य पदार्थों का जिन जिन मैथडों के जरिए संरक्षण करते थे, खाद्य पदार्थों का जिन बहुउपयोगी क्रियाकलापों या जिन बहुउपयोगी मैथड के जरिए खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया करते थे एंशिएंट इंडिया में या प्राचीन समय में, उसे ही पारंपरिक जो है वो विधि कहते हैं। अब इस विधि में आप देखेंगे कि मिस्र की सिविलाइजेशन, चाइना की सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, ये सभी के सभी सिविलाइजेशंस जो हैं, ये सभी के सभी सभ्यताओं ने खाद्य पदार्थों के संग्रहण तो ठीक है, इनको लंबे समय तक सुरक्षित करने की कुछ विधियां विकसित की हैं जो आज भी बड़ी पॉपुलर हैं, आज भी बड़ी पॉपुलर हैं। जैसे शुरुआती इन सिविलाइजेशंस के जो मानव रहे हैं उन्होंने भोजन को सुखाना शुरू किया था। जैसे आप लोगों ने देखा होगा प्याज बहुत अधिक मात्रा में आ गई, टमाटर बहुत अत्यधिक मात्रा में आ गए और मटर बहुत अधिक मात्रा में आ गए, तो आपने देखा होगा कि इनको सुखा लिया जाता है, इनको धूप दे दी जाती है ताकि इनके अंदर से मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाए, और मॉइस्चर में उपस्थित ऑक्सीजन ही तो पैथोजन को अटैक करने देती है फूड मटीरियल से, जिससे वो रॉट वगैरह हो जाते हैं। तो प्राचीन काल की सबसे बेस्ट मेथड या सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली मेथड थी किसी भी खाद्य पदार्थ को जिसमें जल की, एक बात हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, जो भी सब्जियां सड़ती हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, जब भी कोई सब्जी सड़ती है तो सब्जियां सड़ती जो हैं बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस की वजह से वो तो सड़ती है, वो तो आपको पता है। लेकिन जैसे टमाटर हो गया, भिंडी वगैरह हो गई, है ना, ये जो सड़ती हैं क्यों? क्योंकि इनमें होता है वाटर कंटेंट हाई, और वाटर कंटेंट के हाई होने से ऑक्सीजन कंटेंट हाई होता है, और यही ऑक्सीजन कंटेंट इस फूड मटेरियल को में दूसरे पैथोजन को इनवाइट करता है कि आओ और अटैक करो इसको। तो खाद्य सामग्री में जो ज़्यादा पानी वाली होगी, जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन होगा, वो जल्दी सड़ेगी। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछें कि सब्जियां जल्दी सड़ती क्यों हैं, तो आपको कहना है कि सब्जियों के जल्दी सड़ने के पीछे जो साइंटिफिक रीजन है, उनमें नमी, उनमें जल, उनमें ऑक्सीजन की मात्रा का ज़्यादा होना। तो हमारे पूर्वजों को ये बहुत अच्छे से पता है कि जो भी फल सब्जियां या जो भी अनाज वो खा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं वाटर कंटेंट है, तो उस वाटर कंटेंट को क्या किया जाए, कम किया जाए। लेकिन याद रखिएगा नमी को कितने परसेंट से कम नहीं करना है, 14% से कभी भी कम नहीं करनी है नमी। अगर ऐसा होगा तो फिर वो जो सीड है, जो ग्रेन्स हैं, जो अनाज हैं, वो मृदा के संपर्क में आने पर फर्टाइल नहीं होंगे, फिर वो डेड हो जाएंगे। जैसे हमारे शरीर में से 1% पानी निकाल लिया जाए तो प्यास लगती है हमको, अगर 5 से 10% पानी हमारे शरीर से निकल गया तो हमारी डेथ हो सकती है। उसी तरह से कोई भी जो बीज है उसमें आप उसे सुखाएं, नो डाउट उसका नमी का कंटेंट कम करें, लेकिन कितने परसेंट से कम नमी नहीं करेंगे, नहीं तो फिर वो चीज़ डेड ही हो जाएगी। 14%, ये याद रखेंगे, ठीक है। और हैदराबाद में एक संस्थान है जिसका नाम है राष्ट्रीय पोषण संस्थान, उसकी ये एडवाइजरी है, उसकी एडवाइजरी है कि कोई भी खाद्यान्न में स्पेशली जो बीज वगैरह होते हैं उनमें आप नमी कम करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 14% से ज़्यादा या 14% से 13-12 यदि आप करते हैं तो फिर उस चीज़ में दिक्कत और परेशानी आ सकती है। इसी तरह से दूसरी जो है नमक देने की, मतलब खाद्य पदार्थों के ऊपर नमक को लगा दिया जाता है। आपके घरों में अचार वगैरह में यही मेथड यूज़ की जाती थी। और एक और मेथड है धूप में सुखाना या धूप के कांटेक्ट में रखना। तो ये इस तरह की जो 3 मेथड हैं, इनको प्राचीन समय में खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन क्या
और भी इनके अलावा कोई मेथड है जिनको खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए पहले यूज किया जाता था? इनके अलावा बिल्कुल, हम सीधे वहीं पहुंचते हैं स्टूडेंट जिनसे क्वेश्चन आना है। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से तन्मय होकर ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखना है और समझना है। तो सबसे पहले हमारे पूर्वज जिस मेथड के जरिए खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने की कोशिश करते थे, वो पहली मेथड है सुखाना। सुखाने का मतलब आप समझ गए होंगे कि हमको जो ग्रेन्स है, जो अनाज है, उसमें नमी का कंटेंट कम करना है, लेकिन 14% से भी नीचे नहीं करना है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भोजन के संरक्षण का सबसे पुराना तरीका कौन सा है, तो याद रखिएगा वो सबसे पुराना तरीका है कि फूड आइटम्स जो हैं उसमें वाटर कंटेंट कम करना, मतलब उसको सुखाना। और सुखाएंगे किसके कांटेक्ट में स्टूडेंट? तो सुखाने के लिए हमको चाहिए है सनलाइट, मतलब सूर्य का प्रकाश, या हम इसको एक वर्ड में लिख सकते हैं धूप। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। आजकल इसी चीज़ की जगह मॉडर्न मेथड में ऑटोक्लेव ने ले ली है। अगर सूर्य के तापमान में सुखाया जाता है तो वो तो आपके दिमाग में होगा, लेकिन अगर मॉडर्न मेथड में इसी मेथड को अडॉप्ट किया हमने तो ऑटोक्लेव मेथड है। ऑटोक्लेव मेथड में क्या किया जाता है कि डायरेक्ट एक बड़ा सा कंपार्टमेंट होता है जिसके अंदर हम फूड मटेरियल को रख देते हैं, मॉइस्चर कंटेंट सीधे सीधे काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अच्छा, दूसरा है नमक लगाना। नमक लगाने का मतलब होता है कि खाद्य पदार्थों के ऊपर नमक की एक लेपिंग कर दी जाती है। अभी मैं आपको चित्र दिखाऊंगा। तीसरी है धूम्रकरण। धूम्रकरण जो है वो सबसे अच्छा तरीका है मांसाहारी भोजन को प्रिजर्व करने का। जैसे आप लोग जो भी ड्राई चिकन वगैरह खाते हैं, है ना, तो चिकन मतलब हो गया स्टूडेंट मांस। तो मांस को भूनने के लिए आप लोगों ने देखा होगा वो ग्रिल सिस्टम जो चलता है कि नीचे जो है वो आग लगी हुई है और उसकी जो लपटें हैं, उसका जो धुआं है, उसकी जो हीट है, उसके कांटेक्ट में लगातार मीट जो है वो अलटता पलटता रहता है और वो प्रॉपर तरीके से क्या हो जाता है, बढ़िया सिक जाता है। तो यही कहलाती है स्मोकिंग मेथड। तो मांस को अगर इस तरह से स्मोक करके हीट के कांटेक्ट में यदि रखा जाए तो मांस फिर लंबे समय तक सुरक्षित रखा रह सकता है। तो याद रखिएगा, धूम्रकरण किसके संरक्षण की मेथड है स्टूडेंट? मांस के संरक्षण की मेथड है। किण्वन मेथड, तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि जो दूध होता है, दूध से ही क्या बनता है स्टूडेंट? तो दूध से बनता है कर्ड, मतलब दूध से बनता है दही। तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस के जरिए बनता है। दूध से बनता है पनीर, फर्मेंटेशन प्रोसेस के जरिए बनता है। दूध से और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस के जरिए, तो उनको हम अभी देखेंगे। मतलब किण्वन प्रक्रिया के द्वारा सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पाद को संरक्षित रखा जाता है। और हम पढ़ेंगे आगे चल के, इसी से संबंधित कुछ मेथड है जो एडवांस होकर यहाँ हमको देखने को मिलती हैं। फिर ऑयल और सिरका। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई फूड मटेरियल है स्टूडेंट, जैसे ये फूड मटेरियल है, ये खाद्य सामग्री है, यदि आप इस खाद्य सामग्री के ऊपर ऑयल की लेपिंग कर देते हैं या आप किसी खाद्य सामग्री के ऊपर यदि उसको सिरका या विनेगर के सॉल्यूशन में डाल देते हैं, तो यदि आप सिरका या विनेगर के सॉल्यूशन में डालेंगे तो भी आपको पता है विनेगर की लेयर बन जाएगी फूड मटेरियल के ऊपर, ऑयल में डालेंगे तो ऑयल की लेयर बन जाएगी। और इस तरह से इन दो लेयर के बन जाने से जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं, है ना, जो हार्मफुल पैथोजन होते हैं, वो अटैक नहीं कर पाते हैं। तो हानिकारक सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो क्या नहीं कर पाते हैं, वो अटैक नहीं कर पाते हैं और फूड मटेरियल जो है वो सुरक्षित बनी रहती है। इस तरह से है ये चीज़, ठीक है। और सबसे लास्ट में है ठंडा करना। मतलब मैंने बताया था हिम शीतित गृह बनाए जाए, घर बनाए जाते हैं। तो हिम शीतित गृह या घर बनाए जाते हैं जिनको कहते हैं कोल्ड स्टोरेज। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े सेठ साहूकारों के घरों में जो अनाज आता है उनको वो क्या कर देते हैं, इन्हीं घरों में कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं, तो लंबे समय तक उनका जो है वो चीज़ें रखी जाती हैं। आज के समय पे खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने की कौन कौन सी मेथड है? तो चलिए, सबसे पहली मेथड है डिब्बा बंदी या वैक्यूम मेथड। अब ये डिब्बा बंदी या वैक्यूम मेथड क्या होती है स्टूडेंट? याद रखिएगा, डिब्बा बंदी या वैक्यूम मेथड सिर्फ इतनी सी है कि फूड मटेरियल यदि डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा ऑक्सीजन के तो सड़ सकता है,
फंगस और बैक्टीरिया अटैक करके उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक कांच की बर्तन ली या कांच की एक बॉटल ली या प्लास्टिक की एक बॉटल ली, उस कांच की या प्लास्टिक की बॉटल के अंदर से हमने ऑक्सीजन को निकाल लिया, ऑक्सीजन को निकाल लिया, बाहर कर लिया, और फिर उसके बाद उस फूड आइटम्स को हमने जाने दिया। और इसी कॉन्सेप्ट पे आजकल आए हैं एयर टाइट कंटेनर, इन्हीं को कहते हैं वैक्यूम सीलिंग। और इन्हीं वैक्यूम सीलिंग के अंदर आपने देखा होगा लंबे समय तक फूड मटेरियल सुरक्षित और संरक्षित रहा आता है। तो पहली मेथड ये हो गई। दूसरी मेथड है पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण प्रक्रिया के जरिए दूध को प्रिजर्व किया जाता है। और आप यदि इस एग्जाम को एफएसओ को देने जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि दुग्ध का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन 2024 में किस स्टेट ने किया है स्टूडेंट। तो दुग्ध से रिलेटेड एक क्वेश्चन एफएसओ के एग्जाम में होता ही है। आज मैं स्ट्रैटेजी चेक कर रहा था एग्जामिनेशंस की, तो राजस्थान एफएसओ ने भी इसी क्वेश्चन को पूछा है, बिहार एफएसओ ने भी इस क्वेश्चन को पूछा है, और एमपीपीएससी जो 17 सालों बाद ये वैकेंसी ऑर्गेनाइज कर रहा है, इसने भी 17 साल पहले इस क्वेश्चन को पूछा था। तो ध्यान रखेंगे, दुग्ध से रिलेटेड जो भी डाटा आपके पास है उसको आप बिल्कुल सॉलिड करके रखना, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने की कुछ मेथडें हैं विकिरण के जरिए। जैसे आपने सुना होगा रेडियो एक्टिव आइसोटोप कोबाल्ट 60 गोल्ड 198, उनसे गामा रेडिएशन निकलते हैं। उन गामा रेडिएशन से कैंसर की सेल्स को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, मतलब रेडियोथेरेपी। गुर्दे की पथरी को हम घोलते हैं, मतलब लिथोट्रिप्सी। और उन्हीं गामा रेडिएशन की हेल्प से स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि फूड मटेरियल के ऊपर एक बार गामा रेज या अल्फा रेज या बीटा रेज को हम क्या करते हैं, चलाते हैं। और जिस तरह से फूड मटेरियल लंबे समय तक सुरक्षित रहा आता है, इसको कहते हैं फूड न्यूक्लियर प्रिजर्वेशन मेथड, या हिंदी में कहते हैं खाद्य विकिरण मेथड, मतलब फूड रेडियो टेक्नोलॉजी, जिसमें रेडिएशन डालकर फूड मटेरियल को सड़ने से बचाया जाता है। खाद्य परिरक्षक का मतलब है कुछ इस तरह के केमिकल इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं खाद्य सामग्री के साथ में जो उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ा देते हैं, जो उसकी जीवन प्रत्याशा बढ़ा देते हैं। तो एक एक करके हम इनको चेक करेंगे। अब आज भी आधुनिक समय पे ये तीन मेथड है वही यूज हो रही हैं जो पुराने समय पे यूज होती थी। जैसे फ्रीजिंग, मतलब कम तापमान पर खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखना, जैसे फ्रोजन फ्रूट फूड जितने भी हैं उनको कम टेम्परेचर चाहिए है। सुखाया आज भी जाता है, चिड़वित आज भी किया जाता है। नमक नमकीन बनाना, मतलब नमक के कांटेक्ट में रखना, जैसे जितने भी चिप्स चिप्स होते हैं, आपने देखा होगा चिप्स के पैकेटों के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो नाइट्रोजन की खासियत होती है कि वो इनर्ट गैस तो नहीं है, लेकिन इनर्ट गैस के जैसे व्यवहार करती है। जो भी चिप्स पैकेट के अंदर हैं उनसे रिएक्ट नहीं करती है, इनर्ट मीडियम बनाए रखती है। लेकिन लंबे समय तक जो मटेरियल है वो सुरक्षित रहा आता है, और इसके लिए उसके ऊपर कर दी जाती है चिप्स के ऊपर NaCl की कोटिंग। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि नमकीन बनाना, इसी वजह से आप देखते होंगे कि जो कुरकुरे स्नैक्स चिप्स आप खाते हैं उसमें हाईली सॉल्ट होता है। वो हाईली सॉल्ट सिर्फ इसीलिए होता है ताकि वो प्रिजर्व रहे, लंबे समय तक संरक्षित रहे। और सबसे लास्ट में अचार बनाना, ये तो कॉमन है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट कि जो चैप्टर हमारा है उसमें उन्होंने साफ साफ जानना चाहा है कि भोजन के संरक्षण की शुरू में कौन सी मेथड थी और अभी कौन सी मेथड है, ये उनको साफ साफ जानना है। तो चलिए बिना देरी के हुआ हम एक एक करके सबसे पहले भोजन संरक्षण की पुरातन मेथडों को देख लेते हैं। एक बार मैं आपको कंफर्म करा देता हूं, ऑलरेडी और आपको कंफर्म है ये चैप्टर वेल नोन चैप्टर है, लेकिन और अच्छे से कंफर्म हो जाए इसलिए। जैसे कि आप एक इमेज देखिए, ये जो इमेज है इसमें सबसे पहला है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है सुखाना। बहुत ज़्यादा टमाटर आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा बेर आ चुकी हैं, मतलब ऐसे फ्रूट या ऐसी वेजिटेबल्स जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, और अगर उनको वैसे ही सूरत हाल में छोड़ दिया तो वो सड़ सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। सबसे बेहतर है कि सन के कांटेक्ट में लाकर उनका वाटर जो है वो रिमूव करा दिया जाए, पूरा तो नहीं, और जैसे ही वो ड्राई हो जाएंगी फिर उनको लंबे समय तक स्टोर करके हम रख सकते हैं। तो पहली मेथड वही है। दूसरी मेथड है पिकलिंग। पिकलिंग का मतलब होता है अचार बनाना। तो अचार आपने देखे होंगे कि आज के समय पे हर एक सब्जी का अचार बनाया जा रहा है स्टूडेंट, है ना। तो ये पिकलिंग मेथड, मतलब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद NaCl। पिकलिंग का मतलब होता है नमक के संपर्क में फूड मटेरियल रहेगा तो लंबे समय तक संरक्षित रहेगा। तीसरी चीज होती है सुगरिंग या साल्टिंग, है ना। सुगरिंग या साल्टिंग का सीधा सा मतलब है कि कैरमलाइजेशन, मतलब जो चीनी होती है
अगर उसमें हम पानी डाल दें तो वो थोड़ी सी कैसी हो जाती है, लिक्विड हो जाती है। अगर उसको हम गर्म करें तो और चाशनी बन जाती है। और फिर उसके अंदर हम किसी फूड मटेरियल को रख दें तो वो लंबे समय तक क्या हो सकती है, चल सकती है। तो जैसे जो आज के समय पे केक वगैरह आ रहे हैं उनमें हाईली चीनी या हाईली शुगर जो है वो यही ऐड की जा रही है। और सबसे लास्ट में जो है वो कूलिंग मेथड है। तो कूलिंग मेथड जो है अब उसकी जगह जो है पहले हिमशीतित घरों ने ली थी, और अब हमारे घरों में वही एक छोटे से रूप में रेफ्रिजरेटर के हमारे सामने आ चुकी है। तो कहने का मतलब है कि ये भोजन संरक्षण की कुछ पुरातन मेथडें हैं। अब एक एक करके मैं आपको इन मेथडों के बारे में वो बताता हूं जिनसे बनेंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारे जो पूर्वज हैं वो जब भी कृषि कर ली उन्होंने, मतलब कृषि किसने करी स्टूडेंट, क्रोमैग्नन मानव ने। और क्रोमैग्नन मानव ने कृषि करने के बाद जब बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदावार को प्राप्त किया तो फिर उसे संरक्षित के साथ साथ लंबे समय तक सुरक्षित करना होगा। तो सबसे पहले आइडिया आया हमारे जो जीनियस मास्टरमाइंड, जो साइंटिस्ट दिमाग वाले पूर्वज थे उनके दिमाग में, कि जो फूड मटेरियल है, फल फ्रूट और सीड में कहीं ना कहीं मॉइस्चर होगा। इस मॉइस्चर को में उपस्थित जो ऑक्सीजन कंटेंट है उसको हमको बहुत हद तक कम करना होगा। और इसी के लिए सबसे पहली मेथड जो है वो यूज़ की गई स्टूडेंट सुखाने की। तो आपने देखा होगा कि जैसे इस चित्र में आपको दिख रहा होगा कि ये एक लेडी है। ये एक लेडी जो है इन्होंने गेहूं को जो है वो बिखरा रखा है, और गेहूं को बार बार ये क्या कर रही हैं, कुछ कुछ समय बाद, 2-2 3-3 घंटे के बाद इसको सुखाया जा रहा है। तो सबसे पहले भोजन संरक्षण की सबसे पुरातन मेथड में है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है सुखाना। इस मेथड में जो है बस इतना किया जाता है कि जो अनाज होता है, जो फल होता है और जो मांस होता है उसको सीधे सीधे धूप में सुखा लिया जाता है, मतलब डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में लाया जाता है। और ऐसा करने से ये चीज़ दूर होती है स्टूडेंट। क्या चीज़ दूर होती है, ये चीज़ दूर होती है। और यहाँ नमी का मतलब है वाटर, और वाटर का मतलब है उसमें छुपा हुआ जो गद्दार कंटेंट है जिस वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अट्रैक्ट होते हैं और फूड मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नमी। तो नमी में उपस्थित ऑक्सीजन को यदि हम कम कर दें तो फिर जो सूक्ष्म जीव हैं वही ऑक्सीजन को लेके तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं उस फूड मटेरियल पे। तो ऑक्सीजन कंटेंट हमने कम कर दिया तो उससे क्या हुआ, सूक्ष्म जीवों का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो हमने काफ़ी हद तक रोक दिया। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, है ना, कि सुखाना जो है वो क्यों बेहतर मेथड में आता है या उसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है, ये लिखा हुआ है स्टूडेंट। याद रहेगा ये चीज़। अच्छा, दूसरी मेथड है नमक लगाना। नमक लगाने का मतलब है कि जैसे आप ये फूड आइटम्स देख रहे हैं, मीट देख रहे हैं, फिश देख रहे हैं, इसके ऊपर हमने कोटिंग कर दी, सॉल्ट की कोटिंग कर दी। तो मछली के ऊपर सॉल्ट की कोटिंग की जा सकती है, मांस के ऊपर सॉल्ट की कोटिंग की जा सकती है, और अचार को तो नमक के साथ रखते ही हैं। और जब भी आप मछली, मांस और अचार के साथ NaCl ऐड करते हैं तो NaCl उन फूड मटेरियल में जो ये चीज होती है उसको हटा देता है। लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा कि नमक फूड मटेरियल से क्या छीन लेता है, मॉइस्चर, नमी छीन लेता है। और यही नमी तो सूक्ष्म जीवों को पनपने का सुनहरा मौका देती है, और नमक ने वही चीज छीन ली तो फूड मटेरियल लंबे समय तक सुरक्षित हो गए। इतनी कॉमन चीज है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि, मैं थोड़ी हेल्प करता हूं आपकी, अगर कोई आपसे पूछे कि भोजन के संरक्षण की सबसे पुराना तरीका क्या है तो आपको कहना है सुखाना। याद रहेगा। लेकिन यदि कोई आपसे पूछे स्टूडेंट कि भोजन के संरक्षण का सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल तरीका क्या है तो आपको कहना है NaCl का लेपन। और NaCl के लेपन से क्या होगा, ये बात है जो आपको ध्यान रखनी है। तीसरी जो मेथड है उसका नाम है धूम्रकरण। धूम्रकरण मेथड में कुछ नहीं करना है। ये आप चिकन देख रहे होंगे और ये आप स्मोक देख रहे हैं, और स्मोक आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि नीचे हीट है। तो हीट के कांटेक्ट में जो चिकन है, ये मांस है या जो मछली है, वो लगातार टेम्परेचर के कांटेक्ट में जो है वो गर्म हो रही है, और अंदर की जो हीट है, अंदर की जो नमी है या मॉइस्चर है, वो पूरी तरह से क्या हो रहा है, ड्राई हो रहा है। तो कुल मिला के स्मोकिंग मेथड के जरिए मीट को ड्राई बनाया जाता है, मीट को सुखाया जाता है। और सुखाया जा रहा है मतलब ऑक्सीजन कंटेंट क्या किया जा रहा है स्टूडेंट, कम किया जा रहा है। याद रहेगा ये चीज।
ऐसा है। तो स्मोकिंग मेथड जनरली किसके लिए यूज़ होती है? मीट के लिए और चिकन के लिए यूज़ होती है, उसको सुरक्षित करने के लिए। अगली जो मेथड है फर्मेंटेशन मेथड। फर्मेंटेशन मेथड का मतलब होता है किण्वन मेथड। किण्वन मेथड में मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब किसी चीज़ को सड़ाया जाता है, तो जब भी किसी चीज़ को सड़ाएं और ऑक्सीजन यूज़ न हो, इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। और किण्वन प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर ने की थी। अब देखिए, तो जो दही बनता है वो दूध को सड़ाकर बनता है, जो अचार बनता है वो भी दरअसल में जो फ्रूट होते हैं या जो सब्जियां होती हैं वो उसको हम एयरटाइट कंटेनर में रख देते हैं, ऑक्सीजन अंदर नहीं जाती, तो अपने आप माइक्रोबियल ग्रोथ की वजह से या माइक्रोबियल एंजाइम की वजह से जो अचार है वो बढ़िया तरीके से क्या हो जाता है, पक जाता है या बढ़िया तरीके से संरक्षित हो जाता है। इसी तरह से इडली का बैटर, ढोकला का बैटर, इनको बनाने के लिए फर्मेंटेशन मेथड यूज़ किया जाता है। मतलब फर्मेंटेशन मेथड मैंने कल के लेक्चर में सिखाया था कि फर्मेंटेशन मेथड वो मेथड है जिसमें ये चीज़ यूज़ न की जाए। कौन सी चीज़ यूज़ न की जाए? ऑक्सीजन यूज़ न की जाए किसी पदार्थ को सड़ाने के लिए, और फर्मेंटेशन प्रोसेस में हमेशा ये वाली जो गैस है वो उत्पन्न होती है। हालांकि ये बेसिक नॉलेज तो आपको होगा। और किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने करी थी स्टूडेंट? तो लुई पास्चर एक व्यक्ति हैं, उन्होंने करी थी। ठीक है। फिर इसके बाद तेल और सिरका में डालना। तो तेल और सिरके के कांटेक्ट में जब भी कोई सब्जी आएगी, जब भी कोई फ्रूट आएगा, तो एक लेयर बन जाएगी और वही लेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ्रूट के ऊपर या सब्जी के ऊपर अटैक करने से रोकेगी। तो कहने का मतलब है कि तेल या सिरका में डालना, तो अचार और कुछ खाद्य पदार्थों को हम सिरका या तेल में सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि एक कोटिंग बन जाए और फूड मटेरियल सड़े ना। मतलब बैरियर का काम करता है तेल, सिरका बैरियर का काम करता है, रोकने का काम करता है सूक्ष्म जीवों को, ताकि वो फूड मटेरियल के ऊपर अटैक ना कर सकें। और सबसे लास्ट में है कूलिंग, मतलब ठंडा करना। तो जो पहले के समय में जो गुफाएं होती थी वो काफ़ी कैसी होती थी? ठंडी होती थी। तो ठंडी गुफाओं में ज़्यादा फल सब्जियों को स्टोर कर लिया जाता था ताकि लंबे समय तक, और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़, कई बार अगर कहीं आइस मिल रही है तो आइस के नीचे भी मांस वगैरह को छुपाया जाता था। ऐसे कई केस मिले हुए हैं, स्पेशली अंटार्कटिका वगैरह में ये तो कॉमन थे। तो कहने का मतलब है कि फ्रीजिंग मेथड यूज़ की जाती थी, जिसको आज समय में हम फ्रीजिंग बोलते हैं, उसी को पुराने समय में कूलिंग बोल देते थे। तो ये कुछ ऐसी मेथडें हैं 6 जो पुराने समय में यूज़ की जाती थी स्टूडेंट। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट आज के लेसन में कि भोजन के संरक्षण की आज कौन कौन सी मेथड हम यूज़ करते हैं। तो चलिए, जैसे स्टूडेंट पढ़ रहा है, मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं कि आज भोजन के संरक्षण की कौन कौन सी मॉडर्न मेथड हैं या वर्तमान जो मेथड हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले आज के समय पे भोजन के संरक्षण की मैं कोई बात करूं, एक व्यक्ति का नाम मैं आपको पहले बता दूं जो आपसे कभी भी इंटरव्यू में 101% है कि 10 में से 5 बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंटरव्यू में 10 में से 5 बच्चों से ये क्वेश्चन 101% पूछा ही जाएगा कि जो खाद्य पदार्थ हम खाते हैं उसको सड़ने से बचाने का पहला प्रयास किसने किया? जो फूड मटेरियल हम खाते हैं वो न सड़े, उसके लिए सबसे पहला जाना माना प्रयास किसने किया मॉडर्न वर्ल्ड में? तो फ्रांस का एक व्यक्ति निकल कर आता है हमारे सामने जिसका नाम है निकोलस एपर्ट, और निकोलस एपर्ट को ही फूड प्रोसेसिंग का फादर कहते हैं। अर्थात सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ बता दूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। निकोलस एपर्ट वो व्यक्ति हैं जो फ्रांस से संबंधित हैं, और इन्हीं ने, ये जो व्यक्ति हैं निकोलस एपर्ट, सबसे पहली कोशिश की इन्होंने कि खाद्य पदार्थ जो है वो ना सड़ें, खाद्य पदार्थों को किस तरह उपयोग करके लंबा चलाया जा सकता है। क्योंकि जिस समय की ये बात है वो समय है 1809, और 1809 में निकोलस एपर्ट जो हैं वो फ्रांस की आर्मी में कार्यरत थे। और उस समय 1809 में इतने ज़्यादा संसाधन नहीं थे, इतने ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी, फूड मटेरियल काफ़ी लिमिटेड आती थी। और हो सकता है कि कई बार जो फूड मटेरियल सामग्री आई है सेना के जवानों को वो कुछ कम अगर आ गई तो फिर उनको 2 नहीं 1 पेट खाकर ही फिर देश की सेवा करनी पड़ती थी। और इसी प्रक्रिया में जब फूड मटेरियल आता है और अगर वो फूड मटेरियल सड़ जाए,
मतलब उपवास का दौर शुरू हो जाएगा। तो फूड का अव्यवस्था कहीं इतनी ना हो कि किसी सैनिक को या किसी व्यक्ति को भूखा सोना पड़े, फूड की बर्बादी ना हो, फूड लंबा यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सके, यदि किसी व्यक्ति को नहीं खाना है कोई चीज़ तो भविष्य में वो किस तरह से संरक्षित की जा सके, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सके, खाद्य सामग्री का लंबा उपयोग कैसे किया जा सके, इसके लिए निकोलस एपर्ट ने एक मैथड खोजी। इसी वजह से निकोलस एपर्ट को फादर ऑफ फूड प्रोसेसिंग या खाद्य प्रसंस्करण का जनक कहा जाता है। और खाद्य प्रसंस्करण में निकोलस एपर्ट ने क्या किया कि खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए एक मेथड यूज करी। उस मेथड को कहते हैं वैक्यूम बॉटलिंग मेथड, या जिसको हिंदी में कहते हैं बॉटलिंग तकनीक का आविष्कारक। बॉटलिंग तकनीक का आविष्कारक सिर्फ इतना है स्टूडेंट, ये है बॉटलिंग तकनीक। इस वजह से निकोलस एपर्ट को, जो फ्रांस के हैं, सेना में काम करते थे, उनको फादर ऑफ फूड प्रोसेसिंग कहते हैं। उन्होंने क्या किया कि जो भी जवान जिसे जो आइटम नहीं खाना है, अगर उसे ऐसा ही खुला छोड़ दिया जाएगा तो वायुमंडल में नमी मौजूद है, नमी में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगी फूड मटेरियल के, और जैसे ही फूड मटेरियल के कांटेक्ट में नमी आएगी, नमी इनवाइट करेगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या पैथोजन को, और इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन फूड मटेरियल के ऊपर अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया, वैक्यूम बॉटलिंग तकनीक का इजाद किया, जिसको आज के समय पे हम कहते हैं डिब्बा बंद बॉटलिंग या एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर में जो फूड मटेरियल या जो चीज़ें नहीं यूज़ की होती थी उनको सुरक्षित रख दिया जाता था, कंटेनर को एयर टाइट कर दिया जाता था। तो अब ये चीज़ें जो कभी 10 दिनों में सड़ने वाली थी या 10 दिनों में समाप्त होने वाली थी, अब ये महीनों महीनों सुरक्षित रखी रह सकती थी। मतलब सेना खाद्य सामग्री का लंबे समय तक उपयोग करे, सेना में खाद्य सामग्री समुचित मात्रा में आई लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका लाभ उठा सकें, इसके लिए निकोलस एपर्ट ने कोशिश की और उन्होंने कैनिंग इंडस्ट्री को जन्म दे दिया, डिब्बा बंद बॉटलों को जन्म दिया, जिस वजह से आज कोको कोला, जिस वजह से आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी पानी की बॉटल्स इसी चीज़ पर सरवाइव कर रही हैं। कहीं ना कहीं उनको थैंक यू बोलना चाहिए निकोलस एपर्ट का, जिन्होंने वैक्यूम बॉटलिंग की शुरुआत की, डिब्बा बंद उस व्यवस्था की शुरुआत की जिसमें से नमी निकाल दी जाती है तो अंदर जो तरल है या ठोस या सेमी सॉलिड मटेरियल लंबे लंबे समय तक सुरक्षित रखा रह सकता है। तो याद रखेंगे कि वर्तमान समय में या जब भी हम आधुनिक मेथड पढ़ते हैं, कि आधुनिक समय में फूड को प्रिजर्व सबसे पहले हमको किसने करना बताया या सिखाया, तो हमारे पूर्वज इस मामले में बहुत आगे थे। लेकिन अगर हम वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से देखें तो निकोलस एपर्ट, जो फ्रांस के सेना विशेषज्ञ हैं, उन्होंने वैक्यूम बॉटलिंग तकनीक ईजाद की और बहुत सारी खाद्य सामग्री को सड़ने से बचाया। और आज इन्हीं की ये खोज जो है वो एयर टाइट कंटेनर के रूप में और नवीन सोच लेकर हमारे और आपके बीच में आ चुकी है स्टूडेंट। तो याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाएगा, खाद्य प्रसंस्करण का जनक किसे कहते हैं। मतलब खाद्य प्रसंस्करण विज्ञान की वह विधा है जिसमें फूड मटेरियल का लंबे समय तक हम किस तरह से उपयोग करें कि वो सड़े ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो खाद्य सामग्री पहुँचे और लोग उसे खाकर नेचर को शुक्रिया कहें, नेचर को धन्यवाद दें। तो इस तरह से फूड प्रोसेसिंग का या खाद्य प्रसंस्करण का पिता हम किसको मानते हैं, निकोलस एपर्ट को मानते हैं। अब भोजन के संरक्षण की जो सबसे पहली मेथड हम ले रहे हैं स्टूडेंट, डिब्बा बंदी या वैक्यूम सीलिंग। ये डिब्बा बंदी और वैक्यूम सीलिंग मेथड हम निकोलस एपर्ट से ही ले रहे हैं। मतलब पूरी दुनिया को वैक्यूम बॉटलिंग सिखाई उस व्यक्ति ने जो फादर ऑफ फूड प्रोसेसिंग है, निकोलस एपर्ट, जो फ्रांस से संबंधित हैं, है ना। तो इन्हीं के नाम से पहली मेथड है। ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताया स्टूडेंट क्योंकि इंटरव्यू पैनल बोर्ड पे जो भी आपका इंटरव्यू लेंगे एमपीपीएससी में, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनके लिए निकोलस एपर्ट बहुत जाना पहचाना नाम है, तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे। तो निकोलस एपर्ट के नाम से ही शुरू हुई थी, या निकोलस एपर्ट ने ही इस मेथड को शुरू कराया था, डिब्बा बंदी या वैक्यूम बॉटलिंग। इस मेथड में क्या किया जाता है कि जो भी कांच की बोतलें होती हैं उनमें से ऐसी कोशिश की जाती है कि ऑक्सीजन का कंटेंट जो है वो निकाल लिया जाए, या ऑक्सीजन कंटेंट हो कम से कम। और ऑक्सीजन कंटेंट यदि कम से कम होगा तो ऑक्सीजन कंटेंट ही तो सूक्ष्म जीवों को पनपने का माहौल देता है।
जो भी सूक्ष्म जीव भोजन को सड़ाते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं वो कम से कम सरवाइव कर पाएंगे यदि ऑक्सीजन किसी चीज के अंदर कम है तो सूक्ष्म जीव कम सरवाइव कर पाएंगे या सूक्ष्म जीव की जो क्रियाएं होंगी वो कैसी हो जाएंगी स्टूडेंट, धीमी हो जाएंगी। तो जो मटेरियल 10 दिन में सड़ना था अब वो 10 दिन में न सड़ के वो लगभग 2 महीने 3 महीने बाद सड़ेगा, तो एक्स्ट्रा टाइम मिल गया ना, सेल्फ लाइफ मिल गई हमको। तो यही है दरअसल में। अब इसी चीज को आज के समय पे ऐसा किया जा रहा है स्टूडेंट, ये एक वैक्यूम सीलर है। वैक्यूम सीलर में कुछ नहीं किया जाता है, मांस जो होता है, फल और सब्जियां जो होती हैं उनको सीधे सीधे एक प्लास्टिक जो होता है उसके अंदर डाला जाता है, अंदर से ऑक्सीजन पूरी तरह से बाहर निकाल ली जाती है और फिर इसको सील कर दिया जाता है। तो लीजिए, जो चीज निकोलस एपर्ट ने यहां शुरू की थी अब वो आज के समय पे हमारे सामने ये है। और बहुत सारे वैक्यूम सीलर जो हैं वो मशीनें मिलती हैं जो फूड मटेरियल को जिस चीज में पैक किया जाता है उसके अंदर से मॉइस्चर कंटेंट या नमी या ऑक्सीजन को बाहर कर लेती हैं। तो पहली मेथड तो यही हुई कि भोजन को कई बार क्या किया जाता है, पकाया जाता है, भोजन को कई बार ज़्यादा तापमान दिया जाता है और फिर भोजन को डिब्बों में या जार में, जैसे डिब्बे का मतलब ये डिब्बे या भोजन का मतलब है जार, उनमें भर लिया जाता है और ऑक्सीजन को पृथक कर। तो ये जो वैक्यूम सीलर मेथड होती है या ये जो वैक्यूम सीलर जो मशीन होती है ये इसको पंच करने के पहले इसके अंदर जो भी ऑक्सीजन है उसको बाहर करती है। इस तरह की व्यवस्था इसमें होती है। तो ऑक्सीजन बाहर हो गई तो क्या होगा ये आपको क्लियर हो गया। मतलब पहली मेथड वही है जो किसने यूज करी थी, निकोलस एपर्ट ने। अब चलते हैं अगली मेथड की तरफ स्टूडेंट। अगली मेथड है पाश्चुरीकरण। और जब भी पाश्चुरीकरण की बात आती है तो नाम सबसे पहले हमारे आता है एक व्यक्ति का जिनका नाम आप मेरे से बेहतर जानते हैं, लुई पास्चर। कौन है लुई पास्चर? तो लुई पास्चर वो व्यक्ति हैं, पहले मैं आपको इनके बारे में 2-3 चीजें नहीं बता दूं। लुई पास्चर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये वाली प्रक्रिया की खोज की थी। तो किल्विन प्रक्रिया की खोज 1857 में किसने की थी? लुई पास्चर ने। लुई पास्चर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हाइड्रोफोबिया का टीका या रेबीज का टीका खोजा था। लुई पास्चर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे छोटी जीवाणु कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टम, सबसे छोटी जीवाणु कोशिका, मैं यहाँ माइको लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना माइकोप्लाज्मा, और ये गैलीसेप्टम पूरा लिख रहा हूँ स्टूडेंट, है ना, गैलीसेप्टम। इसी को जंतु जगत का या इसी को पादप जगत का जोकर भी कहते हैं, इसी को PPLO भी कहते हैं। इस खोज की थी। और चौथी खोज जो है वो आप जानते ही हैं, पाश्चुरीकरण या दूध का निर्जमीकरण। तो 4 खोजें करी हैं किसने? लुई पास्चर ने। तो इसी चीज की वजह से लुई पास्चर जो हैं उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। याद रखेंगे, सूक्ष्म जैविकी का पिता, सूक्ष्म जैविकी का पिता किसे कहा जाता है? लुईस पास्चर को कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने किल्विन प्रक्रिया में यीस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पता लगाया। रेबीज के टीके में उन्होंने जो रेब्डो वायरस हैं उनके बारे में पता लगाया। सबसे छोटी जीवाणु कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टम मतलब जीवाणु के बारे में पता लगाया। पास्चराइजेशन मेथड में दूध को इतने बड़े बड़े अमाउंट में हाई टेम्परेचर पे गर्म सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कहीं दूध पर लैक्टोबैसिलस जीवाणु अटैक करके इतने बड़े दूध को खराब न कर दे। तो घरों में दूध से दही बनना या बनाना वो फायदे का प्रोसेस होता है, लेकिन बहुत बड़ा दूध अगर किसी जगह पर इकट्ठा हुआ है और अगर उसे आप गर्म ना करो और वो खराब हो गया, मतलब दूध से खराब होना या दूध का खराब होने का मतलब ये स्टूडेंट कि दूध का खराब होना मतलब दूध का दही में परिवर्तन, और इस प्रक्रिया में कौन रिस्पॉन्सिबल है? लैक्टोबैसिलस। तो जब भी आप दूध को गर्म करते हैं तो दूध को गर्म करने पर कौन सी चीज को नष्ट करते हैं? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा, है ना। तो याद रखिएगा कि जो पास्चराइजेशन मेथड है उसका जो मेन मकसद है वो ये है कि खाद्य पदार्थ मतलब दूध को जीवाणुओं से मुक्त करना, और यहाँ जीवाणु का साफ साफ मतलब है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया।
या जिसको हम एलेबी बैक्टीरिया कहते हैं, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु, या इसी को आज के समय पे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो इस जीवाणु से हमारा दूध सुरक्षित रहे, इसके लिए पास्चराइजेशन मेथड, इसके स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क मेथड वाज प्रिपेयर्ड बाय लुइस पास्चर इन 1864। याद रहेगा ये चीज। तो छोटे छोटे एग्जाम ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि दूध का जो पास्चराइजेशन मेथड है या दूध का जो पास्चुरीकरण मेथड है, इसमें दो मेथड हम यूज करते हैं, ये आपने पढ़ी होंगी। सबसे पहली मेथड है उच्च तापमान विधि और दूसरी मेथड है निम्न तापमान विधि। तो दूध के पास्चुरीकरण की जो पहली मेथड है स्टूडेंट, उच्च तापमान विधि, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो उच्च तापमान विधि है, ये बड़े बड़े इंडस्ट्री या बड़े बड़े उद्योगों द्वारा की जाती है ये मेथड जारी, और निम्न तापमान मेथड हमारे घरों में उपयोग की जाती है। अब ये क्या बोल रहा हूं मैं, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए। यदि आपसे कोई पूछे कि पास्चुरीकरण मेथड क्या है, तो ध्यान से समझिएगा जरा। यहां पर जिसे आप कहते हैं पास्चुरीकरण, आजकल उसी को कहते हैं दूध का निर्जर्मीकरण। यदि आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि पास्चुरीकरण मेथड किसने खोजी, तो आप दिलेरी से बता देते हो, लेकिन दूध का निर्जर्मीकरण, तो दूध का निर्जर्मीकरण या इसी को कहते हैं स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क। स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क, ये मेथड किसने खोजी थी? लुई पास्चर ने स्टूडेंट। ठीक है, ये मिल्क लिखा है, थोड़ा सा आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हाँ। अब जो ये दूध का पास्चुरीकरण है, दूध का निर्जर्मीकरण है, ये दो तरह की मेथड है स्टूडेंट। मतलब ये मेथड दो तरह से परफॉर्म की जाती है। एक निम्न तापमान विधि, जिसको हम कहते हैं लो टेम्परेचर मेथड, है ना, लो टेम्परेचर मेथड। और दूसरा उच्च तापमान विधि, मतलब हाई टेम्परेचर मेथड। हाई टेम्परेचर मेथड। अब देखिए, निम्न तापमान विधि में क्या है स्टूडेंट, सिर्फ इतना सा चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। दोनों मेथड में हम क्या लेते हैं? दूध लेते हैं, और दूध की यहां कम मात्रा होगी निम्न तापमान विधि में। ठीक है, तो यदि हम दूध को इतना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, 62 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दूध को देते हैं और 30 मिनट तक गर्म करते हैं, तो दूध को जो नुकसान पहुंचाने वाले जो जीवाणु होता है, तो दूध को जो नुकसान पहुंचाने वाला जीवाणु है वो कौन सा जीवाणु है? LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको आप कहते हो लैक्टिक एसिड जीवाणु, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, इसी को कहते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है, इसकी वृद्धि और विकास रुक जाता है, मतलब ये समाप्त हो जाते हैं टेम्परेचर के कांटेक्ट में। वृद्धि और विकास ये रुक जाता है, और इस तरह से हमारा दूध लंबे समय तक संरक्षित रहता है। ये है कहानी स्टूडेंट। तो मेन जो गेम है वो क्या है? 62 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट। और हाई टेम्परेचर मेथड जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां परफॉर्म करती हैं, उसमें करना सिर्फ इतना है, यहां पर भी हम लेते हैं दूध, लेकिन यहां दूध जो है वो हजारों लीटर लाखों लीटर होता है स्टूडेंट। ये हजारों लीटर लाखों लीटर होता है, मतलब हमारे घर जितना वो 1 लीटर 2 लीटर नहीं है, हजारों लाखों लीटर दूध होता है। क्योंकि इंडस्ट्रियों में तो दूध की कैसी मात्रा हो गई? ज़्यादा मात्रा। और ये मिल्क की जो ज़्यादा मात्रा है, अब आप ध्यान से सुनिएगा, इस दूध की ज़्यादा मात्रा को हम इतना टेम्परेचर देते हैं। कुछ कुछ जगह पर ये 72 भी लिखा है, तो उस पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो 71 या 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर दूध को हम कितना टाइम देते हैं स्टूडेंट? 15 मिनट नहीं, सेकेंड। ये वर्ड आपको याद रखना है,
स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं 62 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ याद रहता है उनको 30 मिनट, और यहाँ क्या है 71 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 सेकेंड। और इतना टेम्परेचर देने के जस्ट बाद में फिर 5 डिग्री तक इसको तत्काल कुछ समय में ठंडा कर दिया जाएगा। हालांकि ठंडा वाला प्रोसीजर आप याद ना भी रखो तो चलेगा। तो 71 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 सेकेंड तक अगर हम दूध को गर्म करते हैं तो वही होता है कि दूध में जो जीवाणु होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं, वो मर जाता है। अब यहाँ एक टेबल दी है स्टूडेंट जिस पे क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले आप देखो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में किस तरह से किया जाता है। तो दूध को, जो गाय का दूध होता है, उसको यहाँ से गुजारा जाता है, ये चीज़। तो ये आपको दिख रहा होगा रेड कलर का, रेड कलर का मतलब टेम्परेचर इतना है 71 डिग्री। कितने समय के लिए दूध यहाँ से यहाँ गुजरता है, 15 सेकेंड तक दूध इन रेड चैम्बरों में रहता है। और जैसे ही 15 सेकेंड हुए तत्काल दूध इन चैम्बरों में आ जाता है, और ये चैम्बर में जैसे ही दूध आएगा तो दूध का टेम्परेचर जो है वो 71 से 5 डिग्री कम हो जाएगा, मतलब लगभग 66 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध होगा। और फिर कुछ समय बाद उसे दूध को निकाल लिया जाएगा। तो ये इस तरह से वैक्यूम मतलब बॉटलों में भर के और दूध को सेल आउट किया जाता है, या पैकेटों में भर के। तो ऐसे दूध को कहते हैं पॉस्चराइज्ड मिल्क। इसी तरह के दूध को जो बड़ी बड़ी कंपनी या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां दूध को संरक्षित रखती हैं। अब आप देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन कैसे बनता है। अभी तक आपके दिमाग में एक चीज बिल्कुल सिंपल सी है, और वो चीज मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि लो टेम्परेचर मेथड जो है वो कितने डिग्री पर की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया 62, तो आप उसको थोड़ा आगे पीछे भी ले सकते हैं। 63 डिग्री सेंटीग्रेड कितनी देर तक की जाती है, 30 मिनट तक की जाती है, और यही कहलाती है लो टेम्परेचर मेथड। अब आप खुद देखिए स्टूडेंट, लो टेम्परेचर मेथड में यदि आपसे कभी क्वेश्चन को सेल्सियस में ना देके फ़ारेनहाइट में पूछ लें, तो जिस दिन भी वो फ़ारेनहाइट में पूछेंगे आपसे, तो आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट आंसर नहीं कर पाएंगे। तो अभी आप देख लीजिए कि लो टेम्परेचर मेथड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर होती है। तो आंसर है 145। अब उस फॉर्मूला लगाने से ज़्यादा बेहतर है कि आप देख ही लो, तो याद ही हो जाएगा आपको। और बिल्कुल इसी तरह से जो हाई टेम्परेचर पॉस्चराइजेशन मेथड है वॉज डन बाय 15 सेकेंड, और वो भी 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, मतलब 161। तो आपको ये जरूर याद रखना है, क्योंकि ये सेल्सियस और ये टाइमिंग तो फिर भी ठीक है ना हाई टेम्परेचर मेथड में। अब आपको याद रखना है स्टूडेंट ये वाला कॉरिडोर, मतलब सेल्सियस वाला, माफी चाहता हूँ फ़ारेनहाइट वाला कॉरिडोर याद रखना है। तो अब जैसे मेरे को उम्मीद है कि अब आपसे ये चीज़ें बिल्कुल बन जाएंगी। अब मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई दिक्कत आपको होने वाली है। यहाँ तक क्लियर हो गई चीज़ें? अच्छा, इसके बाद अगली जो मेथड है खाद्य परिरक्षक। खाद्य परिरक्षक का मतलब होता है कि खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए कुछ रसायन मिलाए जाते हैं, कुछ केमिकल एजेंट मिलाए जाते हैं, और जैसे ही ये केमिकल एजेंट खाद्य पदार्थों के साथ ऐड होते हैं, खाद्य पदार्थों की जीवन प्रत्याशा या सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, खाद्य पदार्थ लंबा चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 2 फूड प्रिजर्वेटिव के नाम बता रहा हूँ, 2 खाद्य संरक्षकों के नाम बता रहा हूँ, जिनमें से सबसे पहला है बेंजोइक एसिड। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, 2010 में ये नाम बहुत चला था। ये 2010 से लेकर 2015 के बीच में ये क्वेश्चन बहुत आता था कि खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए, मतलब फूड प्रिजर्वेशन के लिए, कौन सा खाद्य परिरक्षक या कौन सा फूड प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता था। आंसर है बेंजोइक एसिड, C6H5COOH। लेकिन 5 साल में गवर्नमेंट ने क्या किया कि इससे भी बेहतर एक फूड प्रिजर्वेटिव है उसको परमिट कर दिया, क्योंकि 5-5 सालों में, 10-10 सालों में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। तो 15 के बाद से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आए उन्होंने ऑप्शन में ये भी रखा बेंजोइक एसिड, लेकिन एक और चीज रखी जिसको फसाए और इंडियन गवर्नमेंट ने ओके कर दिया है। और आज ज्यादातर फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में जो यूज किया जाने वाला फूड प्रिजर्वेटिव है या खाद्य परिरक्षक के रूप में जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है आज, वो है सोडियम बेंजोएट। याद रखिएगा सोडियम बेंजोएट ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, और ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला फूड प्रिजर्वेटिव है। इंडियन गवर्नमेंट और फसाई ने इसको ओके किया है। ये है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट जो है वो है क्या स्टूडेंट,
कुछ नहीं, अगर आपको सिर्फ ये पता हो कि C6H5COOH ये है स्टूडेंट बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड में से यदि H निकाल दिया जाए और उसकी जगह सोडियम ऐड कर दिया जाए तो जो सॉल्ट बनेगा उस सॉल्ट का नाम है सोडियम बेंजोएट। याद रखेंगे, जो सॉल्ट बनेगा उसका नाम क्या है? सोडियम बेंजोएट। तो सोडियम बेंजोएट बेंजोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट कहलाता है, और आज के समय पर यही बेंजोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट जो है, सोडियम बेंजोएट, यही सबसे ज़्यादा फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ किया जा रहा है। कहाँ कहाँ यूज़ किया जा रहा? जो ये सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री है, कोको कोला, थम्स अप, मिरिंडा, इनके अंदर यही बेंजोइक एसिड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जा रहा है। और जो एसिडिक फूड होता है, जो अम्लीय भोजन होता है, उसको भी सुरक्षित करने के लिए यही बेंजोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट जो है वो यूज़ किया जा रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि खाद्य परिरक्षक के रूप में पहले किसका उपयोग किया जाता था, लेकिन अब जिसका उपयोग किया जा रहा है वो चीज़। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सोडियम बेंजोएट है, तो सोडियम बेंजोएट को आज के टाइम पे बनाना चिप्स में यूज़ कर रहे हैं। सोडियम बेंजोएट को आज के समय पर ड्राई फ्रूट की मिक्सिंग के साथ में यूज़ किया जा रहा है। सोडियम बेंजोएट को ये जो फिशरीज वगैरह के प्रोडक्ट हैं और ये वाइन वगैरह हैं, इसके रूप में यूज़ किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले सोडियम बेंजोएट की शुरुआत बेंजोइक एसिड के रूप में हुई थी। तो बेंजोइक एसिड सबसे पहला फूड प्रिजर्वेटिव है जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने कहा, लेकिन जल्दी ही इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि अब सोडियम बेंजोएट ज़्यादा बेहतर फूड प्रिजर्वेटिव है, बेंजोइक एसिड से भी बेहतर। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि फूड प्रिजर्वेटिव या खाद्य परिरक्षक क्या होते हैं, तो आपको जो वर्ड याद रखना है कि खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए, ये पहला क्वेश्चन हो गया। और उससे भी दूसरा क्वेश्चन, जब भी फूड प्रिजर्वेटिव फूड के साथ मिलाए जाते हैं तो ये उसकी जीवन प्रत्याशा बढ़ा देते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन कोई पूछे चाहे ना पूछे, एमपीपीएससी में शर्मा सर का बोर्ड ये जरूर पूछता है कि फूड प्रिजर्वेटिव को मिलाए जाने का मेन पर्पस क्या होता है फूड आइटम्स में। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री की बोतलों के अंदर बेंजोइक एसिड यदि गया है तो वो क्या कर देता है? सेल्फ लाइफ बढ़ा देता है, जीवन प्रत्याशा बढ़ा देता है। इसलिए बोतलें 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 1-1 साल तक चल सकती हैं। तो ये है स्टूडेंट कहानी, तो इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा। और आज के समय पे जितने भी पैकेजिंग फ्रूट जूस हैं उन सब में एज अ प्रिजर्वेटिव सोडियम बेंजोएट यूज़ किया जा रहा है। याद रहेगी ये चीज़? तो ये है कहानी। अब एक चीज़ जो मेरे को अभी पहले क्लियर करनी थी स्टूडेंट, वो ये है, भारत सरकार ने, स्पेशली भारत सरकार ने खाद्य पदार्थों में मिलावट है कि नहीं, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्राधिकरण को दे दी जिसका नाम है फसाए। तो भारत सरकार के अंतर्गत फसाए ने ओके किया है कि ये 2 फूड प्रिजर्वेटिव हैं। पहला है बेंजोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट, इसको खाद्य पदार्थों के अंदर आप डाल सकते हैं और चीज़ें सड़ने से बच सकती हैं। और दूसरा जो फूड प्रिजर्वेटिव है उसका नाम है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। मतलब भारत सरकार की ओर से खाद्य पदार्थों के अंदर यही 2 जो खाद्य परिरक्षक हैं इनका उपयोग किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पर यही 2 फूड प्रिजर्वेटिव दिए हैं। याद रहेगा ये चीज़? ये है कहानी। इसी तरह से अगला जो है इसके बाद रेडियोधर्मी पदार्थों द्वारा खाद्य परिरक्षण। अच्छा, रेडियोधर्मी पदार्थों का मतलब है स्टूडेंट, आपने कोबाल्ट 60 के बारे में सुना होगा, आपने गोल्ड 198 के बारे में सुना होगा, आपने रेडॉन के बारे में सुना होगा। ये सभी के सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, ये सभी के सभी रेडियोधर्मी तत्व हैं। और रेडियोधर्मी तत्वों की खासियत है कि ये अपने अंदर से या तो अल्फा पार्टिकल निकालते हैं, या तो अपने अंदर से बीटा पार्टिकल निकालते हैं, या अपने अंदर से ये गामा पार्टिकल निकालते हैं, या गामा रेज निकालते हैं, है ना। तो अब ध्यान से सुनिए, सिर्फ कहानी इतनी सी है कि जो रेडियोधर्मी पदार्थ हैं, जैसे कि ये 3 नाम मैंने लिखे हैं, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये जो ये रेडियोधर्मी पदार्थ हैं, ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बनते हैं स्टूडेंट। कहाँ बनते हैं? ये बनते हैं BARC में, बार्क में बनते हैं। मुंबई में हेड ऑफिस है, ट्रॉम्बे में, तो ये बार्क में बनते हैं। तो बार्क में बने हुए रेडियो एक्टिव आइसोटोप से अल्फा बीटा गामा जो रेडिएशन निकलते हैं,
जो ये विकिरण निकलते हैं, इन्हीं विकिरणों को यदि फूड मटेरियल के ऊपर डाल दिया जाए तो फिर जो, जैसे कि मान लीजिए कि ये जो है ये फिश है स्टूडेंट, है ना, और इस फिश को हमको क्या करना है, दूर ले जाना है। तो इस फिश को यदि हमने गुजरात के सी शोर से हमने इसको कलेक्ट किया, अब इसको हमको विदेश भेजना है, एक जगह से दूसरे जगह भेजना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि बहुत लंबी तादाद में हमने क्या कर दिया, मछलियों को रख दिया, कि बहुत लंबी तादाद में कश्मीर से हमने सेव तोड़े और उनको रख दिया। तो इस तरह से ये मान लीजिए कि ये सेव हो गया, ये हमने रख दिया ये, और फिर उसके ऊपर हमने क्या किए कि ये रेडिएशन चलाए ये। तो इनमें से जो रेडिएशन है ये बहुत कम टाइमिंग के लिए इन रेडिएशनों को इनके ऊपर छिड़काव किया, जैसे पानी का छिड़काव करते हैं, तो इन रेडिएशनों को हमने कर दिया। तो ये रेडिएशन जैसे ही इनके ऊपर चलेंगे तो एक लेयर सी बन जाएगी, और इन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की ये जैसे गामा लेयर है, तो गामा लेयर के बनने से क्या होगा, ये एक प्रोटेक्टिव और बैरियर बन गई, और इस लेयर के बनने से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो रोगाणु हैं, है ना, वो क्या नहीं कर पाएंगे, इस फूड मटेरियल के अंदर नहीं हो पाएंगे ऐड। मतलब इन रेडिएशनों ने बैरियर का काम किया और फूड मटेरियल हमारा सुरक्षित रहा आ गया लंबे समय तक। तो जब रेडियो एक्टिव पदार्थों के उपयोग से या रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकले विकिरणों के द्वारा हम फूड मटेरियल को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, इसी को कहते हैं न्यूक्लियर फूड प्रिजर्वेशन मेथड, नाभिकीय खाद्य परिरक्षण कहते हैं। और यही है स्टूडेंट नाभिकीय खाद्य परिरक्षण का मेन मोटिव। आज के समय पे क्या किया जा रहा है कि जब एक जगह से दूसरे जगह, जैसे हजार किलोमीटर के डिस्टेंस में जो फल और सब्जियां हैं, यदि वो जाते हैं तो लगभग 15 दिन लग सकते हैं, 20 दिन भी लग सकते हैं। इतने समय तक अगर फल और सब्जियां रखे रहे और एक सब्जी सड़ी तो आजू बाजू की 4 सड़ गई, इस तरह से बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आज के समय पे सबसे बेहतर है ये न्यूक्लियर फूड प्रिजर्वेशन मेथड। ये जो खाद्य सामग्री उसको जमीन में बिखरा दिया, एक बार रेडिएशनों को चला दिया, रेडिएशन की उनके ऊपर कोट बन गई, कोट बनने से क्या होगा, वो बैरियर का काम करेगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनसाइड एंटर हो ही नहीं पाएंगे, फूड मटेरियल रॉट ही नहीं होगा। तो इसे कहते हैं, तो यहाँ पर जो डेफिनेशन मेंशन करी है कि रेडियोधर्मी तत्वों से, यहाँ रेडियोधर्मी तत्वों का मतलब ये है स्टूडेंट, कोबाल्ट 60, गोल्ड 198, रेडॉन से कौन से रेडिएशन निकलते हैं, तो निकलते अल्फा भी हैं, निकलते बीटा भी हैं, निकलते गामा भी हैं। सबसे बेहतर जो आयनाइजिंग कैपेसिटी है, सबसे बेहतर जो क्षमता है, नो डाउट किसकी है स्टूडेंट, अल्फा की है। लेकिन सबसे ज्यादा बेधन क्षमता, सबसे ज्यादा पेनेट्रेशन पावर, सबसे बेहतर जो एनर्जी है वो किसके पास है, गामा के पास है। तो इसी वजह से हम गामा किरणों का उपयोग करते हैं और खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाते हैं। याद रखिएगा, इसे फूड प्रिजर्वेशन मेथड कहते हैं। मतलब रेडियो एक्टिव पदार्थों के विकिरणों से यदि खाद्य पदार्थों को संरक्षित किया जाए, सुरक्षित किया जाए, तो ये नाभिकीय खाद्य परिरक्षण या न्यूक्लियर फूड प्रिजर्वेशन कहलाती है। ये चीज मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बता दी। इसमें एक और चीज है कि आज के समय पर हमारे घरों में लोग रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं। क्या होता है रेफ्रिजरेटर यूज करने से, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रेफ्रिजरेटर में आप खुद देख रहे हैं ये फूड आइटम्स रखे जाते हैं, और रेफ्रिजरेटर के अंदर फूड आइटम्स रखकर बंद कर दिया जाता है। अब मान लो आप रेफ्रिजरेटर के अंदर पहुंच जाओ और फ्रिज बंद कर दिया है, तो आपको मालिक ये पावर दे दे कि आप उस टेम्परेचर में सर्वाइव कर जाओ, तो याद रखिएगा रेफ्रिजरेटर के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो इतना टेम्परेचर होता है। कितना टेम्परेचर होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी को आप ये भी बोल सकते हो 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं। अब आप मुझे बताइए एनवायरमेंट का टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री। वातावरण का टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री। और फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर कितना होता है, 4 डिग्री। तो क्या 4 डिग्री को हम ये बोल सकते हैं कि एट अ वेरी लो टेम्परेचर, अति न्यूनतम तापमान 37 से 4 तो अति न्यूनतम है। तो फ्रिज में जो एक कॉरिडोर है स्टूडेंट, ऊपर तो डीप फ्रीज भी होता है, ये यहाँ फ्रिज डीप फ्रीज होता है, यहाँ 15 होता है, यहाँ कुछ और होगा। फल और सब्जियां सबसे ज़्यादा सेफ जोन में रखी जाती हैं, है ना, तो लगभग यहाँ का 20 डिग्री होगा। मतलब कुल मिला के जो आपको मेन चीज़ याद रखना है वो, अगर अब कोई आपसे पूछे कि फ्रिज में टेम्परेचर कितना होता है तो आपको ये लाइन बोलनी है।
ये लाइन बोलनी है आपको। 1.7 से 1.7 स्टूडेंट, वो माइनस नहीं है, वो 1.7 है। 1.7 से 3 डिग्री या 4 डिग्री तक का टेम्परेचर होता है फ्रिज के अंदर। इतने कम तापमान की वजह से जो सूक्ष्म जीव हैं वो अंदर मान लो प्रवेश कर गए, क्योंकि आपने फ्रिज बंद किया तो कुछ तो चले गए, लेकिन चूंकि टेम्परेचर बहुत कम है, तो टेम्परेचर बहुत कम है तो जिस वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी क्रियाएं धीमी हो जाती हैं। और यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्रियाएं धीमी होंगी तो वो धीरे धीरे फूड आइटम्स को सड़ाएंगी, लेकिन धीरे धीरे जब तक वो फूड आइटम्स को सड़ाएंगी तब तक हो जाएगा 15 दिन, तब तक हो जाएगा 20 दिन, और उससे पहले ही हम चीज़ों को यूज़ कर लेंगे। तो आपको जो मेन वर्ड याद रखना है कि फ्रिज के जरिए या फ्रिज के अंदर जो चीज़ें संरक्षित रही आती हैं वो कैसे, तो पहला वर्ड आपको बोलना है कि फ्रिज के अंदर अति न्यूनतम तापमान है। कितना तापमान है? 4 डिग्री, 3 से 5 डिग्री, लेकिन आप बोलिए कि 1.7 से 3 डिग्री टेम्परेचर है फ्रिज के अंदर। और इतने कम तापमान की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो लगभग कैसे हो जाते हैं? डीएक्टिवेट, लगभग निष्क्रिय। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म निष्क्रिय हुए तो इसका सीधा सा मतलब है कि उनकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेट है वो भी कैसी हो जाएगी? बहुत स्लो हो जाएगी। उनकी जो क्रियाएं हैं वो कैसी हो जाएंगी? बहुत मंद, बहुत धीमी हो जाएंगी। और बहुत मंद और धीमी क्रियाएं यदि होंगी तो फूड मटेरियल सड़ेगा, नो डाउट, है ना, क्योंकि बैक्टीरिया, वायरस, ये सब जाके फूड मटेरियल को रॉट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चूंकि उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ही स्लो हो गई है टेम्परेचर कम होने की वजह से, तो चीज़ें सड़ेंगी, लेकिन लंबे समय के बाद सड़ेंगी, और उतने समय में तो हम चीज़ों को यूज़ करके अलग कर देंगे। ये है कहानी। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि भाई फ्रिज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, तो आपको साफ साफ याद रखना है कि अति निम्न तापमान की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी बायोलॉजिकल प्रोसेस स्लो हो जाती हैं। और बायोलॉजिकल प्रोसेस स्लो होंगी, इसका सीधा सा मतलब है कि फूड मटेरियल जो है वो सड़ेगा, लेकिन बहुत समय बाद, और इसी ड्यूरेशन का टाइम हमको मिल गया और हमने चीज़ों को क्या कर लिया? यूटिलाइज कर लिया। तो ये है कहानी। अब एक क्वेश्चन इसमें और भी पूछा जाता है, हालांकि इसके बारे में आप ऑलरेडी अवेयर होंगे, कि जो ये फ्रिज वगैरह होते हैं स्टूडेंट, फ्रिज में गैस भरी होती है जो चीज़ों को ठंडापन देती है। तो आप हमेशा एक बात याद रखेंगे, हालांकि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ बनती होगी, लेकिन जिनको ये चीज़ नहीं बनती उनके लिए बड़ी दिक्कत परेशानी की चीज़ है कि फ्रिज में सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये गैस भरी होती है जिसका नाम है फ्रियोन, और वो भी लिक्विड स्टेज में नीचे कुंडली में होती है, और वही वेपोराइज हो होकर फ्रिज को क्या करती है? ठंडा बनाए रखती है। मतलब CFC गैस, जिसको आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, CF2Cl2, तो यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन या इसी को CFC या इसी को कहा जाता है फ्रियोन गैस। तो यही जो फ्रियोन गैस है ये फूड मटेरियल को क्या करती है? ठंडा रखती है। मतलब कहने का सीधा सा है कि कूलिंग एजेंट के जैसे फंक्शन परफॉर्म करती है ना, कूलिंग एजेंट। और कूलिंग एजेंट को हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट प्रशीतक गुण। तो फ्रिज में जो प्रशीतक गुण होता है, खाद्य पदार्थों को जो ठंडा करने का गुण होता है, वो फ्रियोन गैस की वजह से होता है। लेकिन फ्रिज का एक और पर्पस होता है स्टूडेंट, कि फ्रिज का जो ऊपरी कॉरिडोर होता है उसमें लिक्विड अमोनिया भरी होती है, और लिक्विड अमोनिया जो होती है उसके अंदर आप जब पानी रखते हैं कंटेनर में, पानी मतलब लिक्विड स्टेज, तो फिर पानी जो है वो बन जाता है सॉलिड स्टेज, मतलब बर्फ। तो फ्रिज के दो काम हैं, आइस प्रिपेयर करना, उसके लिए कौन सी गैस ली जा रही है आप खुद देख लीजिए। कई बार स्टूडेंट जब पूछा जाता है तो वो यही बोल देते हैं जो उनको ऑलरेडी पता होता है। फॉर द आइस मेकिंग पर्पस ली जाती है लिक्विड अमोनिया, ध्यान रखेंगे। और जब भी फ्रिज को ठंडा रखने की बात आती है, खाद्य पदार्थ लंबे समय तक संरक्षित रहे आए, क्योंकि वो जो 1.7 से 3 से 4 डिग्री का टेम्परेचर जो है वो CFC की वजह से ही हो पाता है। तो आज जो फ्रिजों में कूलिंग है, आज जो AC में कूलिंग है, आज जो आप फॉग वगैरह यूज़ करते हैं, डिओड्रेंट वगैरह, उनमें जो कूलिंग है वो इसी चीज़ की वजह से है, CFC की वजह से। और आपको ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से पता है कि यही CFC में जो ये क्लोरीन गैस है, ये इस लेयर को
ब्रेक करती है। कौन सी लेयर को ब्रेक करती है? तो ओजोन लेयर को ब्रेक करती है। तो ओजोन जो है वो इस तरह से ब्रेक हो जाती है, ऑक्सीजन में और नवजात ऑक्सीजन में, और इसी को कहते हैं ओजोन छिद्रण, या इसी को कहते हैं ओजोन डिप्लेशन। तो ओजोन छिद्रण का कारण कौन सी गैस है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कौन सी चीज? फ्रियोन गैस। याद रहेगा ये चीज आपको। और इस बात का सबसे पहले पता किसने लगाया था? तो साल 1985 में एक व्यक्ति है जिसका नाम है जोसेफ फोरमैन, ब्रिटेन के व्यक्ति हैं, जिन्होंने ओजोन परत क्षरण का पता लगाया था। तो मैं यही लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, ओजोन परत क्षरण के बारे में सबसे पहले यूके के, मतलब ब्रिटेन के जोसेफ फोरमैन ने बताया था। किसने बताया था? जोसेफ फोरमैन ने बताया था। और उन्होंने बताया था कि जो रेफ्रिजरेटर में या एसी में जो कूलिंग एजेंट के रूप में सीएफसी है, यही ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है, ओजोन लेयर को ब्रेक कर रही है। ये है कहानी इस। चलिए, इसके बाद आज के समय पे जब हम फ्रिजों में चीजों को कितने समय तक रख सकते हैं और फ्रिज का टेम्परेचर कितना है स्टूडेंट? तो एक फ्रिज से नेक्स्ट जनरेशन आगे एक नई चीज आई, डीप फ्रीजर। जो डीप फ्रीजर है इनमें टेम्परेचर -50 -100 तक रहता है। तो अब सोचिए, अगर 1.3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच वाला जो फ्रिज है, अगर वो खाद्य सामग्री को या सब्जियों को 10 दिन तक रख सकता है या 15 दिन तक खाद्य पदार्थों को रख सकता है, इतना कम तापमान लगभग 4 डिग्री, तो यदि -50 टेम्परेचर है, -100 टेम्परेचर है, इस तरह के फ्रिज आजकल आ गए हैं, तो सोचिए ये खाद्य पदार्थों को तो सालों साल तक तो सुरक्षित रख ही सकते हैं। और बिल्कुल ही है ये चीज। आपने देखा होगा जो आइसक्रीम वगैरह लंबे समय से जो पड़ी होती हैं, लंबे समय से जो हो जाती हैं, लगभग 4-4 5-5 6-6 महीने की आइसक्रीम तो रखी रहती हैं। तो इतने लंबे समय तक वो किस में रखी रह सकती हैं? सिर्फ फ्रीजर में। तो फ्रीजर में चूंकि टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, इसलिए इसको कहते हैं डीप फ्रीज। तो ये चीज आपको भी याद रखनी है कि भोजन को अति निम्न तापमान का मतलब -50 -100 डिग्री तक के फ्रिज अवेलेबल हैं, और जो जितना ज़्यादा डीप फ्रीज करेगा वो उतने महंगे होते जाएंगे। तो हालांकि अब ये चीज़ तो बताने की ज़रूरत ही नहीं स्टूडेंट, तो ये बात आप याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, ये चूंकि ये चीज़ जो है ये महंगी है ना, महंगी है ज़्यादा ये, इसीलिए इसकी जो डिमांड है वो कम है। और जैसे फ्रिज, जो फ्रिज है वो कैसे है स्टूडेंट? ये एक क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको ये थोड़ा सा बच्चों जैसे समझा रहा हूँ। ये फ्रिज है, 10,000 तक में फ्रिज अवेलेबल है, मतलब सस्ते हैं। इसी वजह से इनकी सस्ती चीज़ों की क्या होगी? डिमांड ज़्यादा होगी। जो चीज़ सस्ती है उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, जो चीज़ महंगी है, सोना महंगा है, डिमांड कम है लोगों में। ये हो गया डीप फ्रीज। अब आप मुझे एक बात बताइए, महंगा है चीज और सस्ती है और डिमांड, कैसा रिलेशन है? व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है। लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था कि डिमांड में और कॉस्ट में कैसा रिलेशन होता है? समानुपाती कि व्युत्क्रमानुपाती? इन्वर्ट रिलेशन है, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। सस्ती चीजें ज्यादा डिमांड में होंगी, महंगी चीजें कम। आप आईफोन देख लीजिए, महंगा है, डिमांड कम है, कम लोग चला रहे हैं। 10-10 हजार के ओप्पो वीवो के फोन हर के हाथ में मिलेंगे आपको। तो ये है कहानी, है ना। तो डीप फ्रीजिंग का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि ये क्या करता है, बहुत कम तापमान, अति लो टेम्परेचर देता है, जिस वजह से फूड मटेरियल फ्रिज से भी ज़्यादा, अगर फ्रिज 15 दिन तक फल और सब्जियों को रख सकता है, तो ये तो कितने समय तक रख सकता है स्टूडेंट? ये है कहानी। और ये ऊपर जो है सुखाना और तेल में, ये आज भी वही मेथड है जिनको पुराने समय पे यूज़ किया जा रहा था। आज भी ये मेथड जो है वो परंपरागत हमारे पार्ट बन के हमको फिर से मिल गई हैं।
मतलब हमारे जिन मेथड को पूर्वज यूज करते थे उन्हीं ने गिफ्ट के रूप में जनरेशन टू जनरेशन ये आगे आती गई और आज भी हम इनको यूज ही कर रहे हैं। तो ये वही दोनों की दोनों मेथड है। ठीक है, चलिए। स्टूडेंट, चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, है ना, आपको समझने में भी आसानी रहे, इसलिए आज का सेशन हम यहीं रोकते हैं ताकि आप चीज़ें आराम से समझ पाएँ, आराम से चीज़ें एक्सेस कर पाएँ। और एक बात आप फिर याद रखिएगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ स्टूडेंट, जो बहुत सारे एग्जामिनेशंस ने इस तरह के पेपर लिए हैं जैसे कि बिहार पीएससी, राजस्थान पीएससी, एमपी पीएससी, उन्हीं के क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड मॉडल हमने क्या किया है, चेक किया है, उन्हीं के क्वेश्चनों का लेवल हमने देखा है और फिर उसके हिसाब से ये पूरा लेक्चर जो है ये कंटिन्यूस हम प्रिपेयर करते जा रहे हैं जिसमें हम क्वालिटी को इंक्रीज करते चले जाएंगे। तो इसीलिए अगर कोई स्टूडेंट जिसको ये लग रहा है कि चीज़ें हैवी हो रही हैं तो याद रखिएगा ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का लेवल है, इस लेवल पर ही आपको आना होगा, तभी आप पोस्ट का पार्ट बन सकते हैं, एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि हम ये चीज़ बड़े आराम से पा पाएंगे तो मोस्ट वेलकम। तो जो लोग बिल्कुल शुरुआत से प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर उनको लग रहा है कि चीज़ें हैवी हैं तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आपको अभी और सीखने की ज़रूरत है, आप अभी और सीखिए। लेकिन जिनको लग रहा है कि बढ़िया है, ये चीज़ें सारी की सारी मेरे राडार में है, तो आप बिलीव करिए पेपर भी आपकी राडार में ही होगा, क्योंकि हमारी टीम की पूरी कोशिश होती है कि पहले जो क्वेश्चन आते हैं उनको सेट किया जाए या उनका लेवल देखा जाए और फिर उस हिसाब से जो है स्ट्रैटेजी बनाई जाए। अब जिस चीज़ पर मैं बात करने वाला हूँ ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं सारे के सारे एग्जामिनेशन ने इधर से क्वेश्चन जरूर पूछा है। अब ये है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, लेकिन ऑलरेडी एक स्टूडेंट की पर्टिकुलर टाइम लिमिट होती है सोचने समझने की, उस टाइम लिमिट से लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस लेक्चर को बीच में ही ब्रेक कर रहा हूँ। हम जब फिर से मिलेंगे तब मैं इस लेक्चर से रिलेटेड और चीज़ें आपको बताऊंगा कि कौन से दूसरे स्टेट ने एफएसओ में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। तो स्टूडेंट, आज का सेशन हम यहीं तक रहने देते हैं, कल मिलेंगे इसके आगे। थैंक यू।